स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में आज हम जो हाल ही में जो पंचायत ऑडिटर का एग्ज़ाम जो बीपीएससी के द्वारा 29 अगस्त 2021 को जो एग्ज़ाम करवाया गया था उसका आज हम क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। थोड़ा देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं और पूरे व्याख्या के साथ आपका इसमें 150 क्वेश्चन का पूरा व्याख्या के साथ इसमें हम आंसर बताने वाले हैं। ठीक है, और मैथ्स का भी इसमें सॉल्यूशन जो है ये पूरी तरह से यहाँ पे जो हमने पूरा एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन देखा वो पूरी तरीके से जो था बीपीएससी के द्वारा जो 66वीं या 67th की जो एग्ज़ाम होगी उसी पैटर्न पे ये है। तो अगर आप लोग 67th बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन है, ये आपका एक तरह से समझ जाइए कि ये आपका ट्रेलर है। ठीक है, 67th बीपीएससी के लिए और सेम पैटर्न है। थोड़ा सा जो है 67th बीपीएससी में जो एग्ज़ाम होगा उससे थोड़ा सा इसका लेवल 5% थोड़ा सा हाई है। ठीक है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ठीक है जिस तरह से बीपीएससी में पूछता है उसी तरह से पूछा गया था। जो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो एग्ज़ाम हुआ था वो उसका अलग ही सिलेबस था, लेकिन इसका जो सिलेबस है इसका सेम कॉमन सिलेबस है। ठीक है, वही जीके जीएस मैथ्स साइंस जो कि बीपीएससी 66 67 बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होगा 67th बीपीएससी का सेम यही पैटर्न इसका है। तो एक तरह से यह 67th बीपीएससी के लिए ट्रेलर का काम कर रहा है। तो आप लोग देख लें इसका क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन आया था 29 अगस्त 2021 को। और 29 अगस्त को एक और एग्ज़ाम था ईएसआई का, मेंस का था, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। तो दो एग्ज़ाम उस दिन था। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि यहाँ 50% अटेंडेंस रही थी इसका पंचायत ऑडिटर का। ठीक है, लेकिन कट ऑफ इसका जो है वो हाई जाने की संभावना है, लगभग सारे कैटेगरी में 100 के पार रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर देखते हैं। अगर 1000 यहाँ पे 150 क्वेश्चन का मैं पूरा रेडी किया हूँ। ठीक है, अगर 1000 व्यूज़ आ जाता है तो मैं इसका पार्ट 2 जरूर लाऊंगा। यहाँ पे पार्ट 1 में आप लोग को बता दें कि 1 से लेके 80 तक का मैं इसका क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ। ठीक है, और बाकी जो 81 से लेके 150 तक होगा, अगर 1000 व्यूज़ आता है तो ये सेकेंड पार्ट मैं रिलीज कर दूंगा। ठीक है, चलिए पहला आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन। पहला यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय संसद के द्वारा। और ये आर्टिकल 266(1) में संचित निधि का यहाँ पे बताया गया है, वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोला राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम क्या है। एक होता है आरोही क्रम और एक होता है अवरोही यानी कि घटते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे घटते हुए देख लें तो पहले राज्यसभा का जो सदस्यों की आर्टिकल 80 में यानी कि अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। और राज्यसभा का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 80 में है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की जो सीट है वो सबसे ज़्यादा है, 31 है। उसके बाद महाराष्ट्र में जो राज्यसभा के लिए सीट है वो 19 है। तमिलनाडु के लिए जो सीट है वो 18 है। और बिहार के लिए जो राज्यसभा में सीट है वो 16 है। और एक चीज़ और पूछ दे, क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से किन राज्यों में सेम राज्यसभा की सीट होती है। तो बिहार में 16 है। और एक चीज़ याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल का भी जो राज्यसभा के लिए सीट है वो भी 16 ही है। ठीक है, तो बिहार और पश्चिम बंगाल का सेम है। तो ये ऑप्शन इसका यहाँ पे दूसरा का जो हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है यहाँ पे कि भारतीय संविधान में संशोधन किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, तो किसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो एक चीज आपको हम बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 368 यानी कि 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और उसकी प्रक्रिया का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 368 में ही बताया गया है कि संविधान में संशोधन किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। तो ये है 368 में। और इसमें जो है संविधान संशोधन 3 तरीके से किया जा सकता है।
पहला जो तरीका है वो संसद के साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा जो तरीका है संसद के विशेष बहुमत यानी कि 2/2 बहुमत के द्वारा, और तीसरा जो है वो है संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधान मंडलों की स्वीकृति से संशोधन। ठीक है। तो किनके द्वारा यहां पे बोला है कि प्रारंभ किया जा सकता है? तो प्रारंभ किया जा सकता है यानी संसद के द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है, तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों हो जाएगा, तो 1 और 2 के द्वारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, इसके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए 4 नंबर में। चौथा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा बोल रहा है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है? तो चौथा का इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 352 के तहत। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट ये है कि अगर पूछता कि मूल संविधान में कैबिनेट का शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में किया गया है, तो ये उस समय अनुच्छेद नहीं था कैबिनेट का। मूल संविधान में कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। कैबिनेट को जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। इसमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार अनुच्छेद 352 में किया गया है, यानी कि कैबिनेट का अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत किया गया है। नेक्स्ट आइए 5वां नंबर में। यहां पे 5वां आप लोग देख लीजिए। 5वां में बोल रहा है कि विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। नीचे देखिए यहां पे लोग गलत किए हैं, यहां पे निम्न विकल्प होते हैं, लेकिन अंत में पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन इसमें असत्य है। तो देखिए 5वां में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या विकल्प है। तो संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक पारित करने के पश्चात राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह या तो विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे, अनुमति दे, यानी कि पहला सही है, या फिर वह विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं दे, यानी कि उसे रोक सकता है, दूसरा भी सही है, या फिर वह बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, ये भी सही है, वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये भी सही है, वह बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, ये गलत है। तो यहाँ पे 5वां गलत है, तो ऑप्शन में यहाँ कोई नहीं है 5वां, तो इसलिए ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में। 6ठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा? ठीक है। तो यहां पे जो है अयोग्यता का है, यहां पे राज्य निर्वाचन आयोग हो जाएगा, तो यहां पे ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। लेकिन अगर किसी तरह का विवाद हो जाएगा तो फिर वो कोर्ट देखता है। 7वां नंबर पे आइए, 7वां देख लीजिए, यहां पे तो पकड़ा गया था आपका 7वां ऑप्शन। बोरा यहां पे देख लीजिए 7वां बोल रहा है कि असत्य मेल को चुने। ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए सबसे पहले अनुच्छेद 48, ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। ठीक है। तो अनुच्छेद यहाँ पे 48 है, तो 48 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा, और विशिष्टतया जो है गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए काम करेगा, और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा असत्य है। दूसरा ये अनुच्छेद 50, ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाया जाएगा। तो यहाँ पे ये भी गलत है। तीसरा ये अनुच्छेद 49। ठीक है। तो अनुच्छेद 49 क्या बोल रहा है, क्या बोलता है? तो अनुच्छेद 49 कहता है कि राज्य की कलात्मक या ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो यहाँ पे 49 ये भी इसमें गलत दिया गया है। अब आइए अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। तो यहाँ पे ये भी गलत दिया गया है। अनुच्छेद 45 में आइए,
तो अनुच्छेद 45 क्या कहता है, बोलता है कि ये सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होगा। और इसमें अभिभावक पे भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो यहाँ पे जो दिया गया है ये भी गलत है, तो इसमें सभी जो है वो गलत है। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत हो गया है कि यहाँ पे ऑप्शन है उपयुक्त सभी और उपयुक्त में से एक से अधिक, ये दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है ये ज़्यादा उपयुक्त ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है, ये ज़्यादा सूटेबल है। तो इसलिए जो डी मारे होंगे उनका ज़्यादा संभावना है कि ये सही होगा आपका। 7वां हो गया। नेक्स्ट आइए 8वां में। 8वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे जो 8वां का आपका सही होगा, इसका एक बार देख लीजिएगा। यहां पे जो बदलाव होता है ना, ये केवल संसद के द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे आप यहां पे देख लीजिए, पंजाब हरियाणा का हाईकोर्ट है, उसमें फिर चंडीगढ़ भी है, तो 2 राज्य हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया और उसका एक ही हाई कोर्ट है। तो ये सब निर्णय जो होता है वो संसद के द्वारा इसमें इसके कार्य क्षेत्र में बदलाव किया जा सकता है, समय समय पे किया भी गया है। तो जो भी ऑप्शन ए लगाए होंगे इनका ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में। 9 नंबर बोला राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है। तो ये संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसमें सुझाव पर हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। इनिशिएट कोई भी कर सकता है पहले, या तो राज्यसभा कर सकता है इनिशिएट पहले हटाने के लिए, उसके बाद फिर लोकसभा में जाएगा, फिर या फिर लोकसभा कर सकता है फिर राज्यसभा में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे संसद इसका सही हो जाएगा, संसद के दोनों सदन। 10वां नंबर में आइए, बोल रहा है राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। तो ये तो जानते हैं, 10वां आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के राज्यपाल। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, और इस शक्ति का प्रयोग राज्यपाल उस समय करेगा जब विधानमंडल के दोनों सदनों में से कोई एक सदन या फिर दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। और अगर मान लीजिए अध्यादेश जारी कर दिया, उसके बाद अगर सदन बैठता है, विधानमंडल बैठता है और 6 सप्ताह के अंदर अगर दोनों सदनों के द्वारा अध्यादेश को पारित कर दिया जाता है तो वो फिर अधिनियम का रूप ले लेगा। नेक्स्ट आइए 11 नंबर में। 11 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन, यहां पे देख ले कि भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है। तो देखिए, तीसरा जो पंचवर्षीय योजना है वो 1961 से लेके 1966 तक था, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है वो 1969 से लेके 1974 तक था, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 1966 से था, उसके बाद फिर 1969 में शुरू हुआ, यानी 66 से 69 के बीच में 3 वर्ष का गैप है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 3 वर्ष। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 12 नंबर में, बोल रहा है अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय रुपयों में चालू कीमतों पर, यहाँ पे चालू कीमतों बोल रहा है, ठीक है, स्थिर कीमत पे नहीं बोल रहा है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कीमतों पर 2018-19 में है, 2011-12 श्रेणी के अनुसार इसको बताना है। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय यहाँ पे आपका हो जाएगा 1,26,699 रुपया प्रति वार्षिक। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ई सही हो जाएगा, ठीक है। एक्यूरेट है 1,26,699 रुपया एक्यूरेट है, यहाँ पे 1,26,406 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। 13 नंबर पे आइए। 13 नंबर यहाँ पे बहुत सारे लोग गलत कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मैं कंसेप्ट इसका बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ, 13 में देखिए बोल रहा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब प्रभावी हुआ। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक्ट जो है यानी कि अधिनियम जो है वो कब से प्रभावी हुआ।
इसी को बोलते हैं धन शोधन निवारण अधिनियम हिंदी में। तो एक चीज यहाँ पे नोट कर लें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो बना था, अधिनियम जो हुआ था, वो 2002 में आया था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आंसर 2002 मारे हैं इसमें। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूरा एक्ट कब प्रभावी हुआ, यानी कि जो 2002 में जो अधिनियम बना वो कब प्रभावी हुआ। तो 2002 में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना था वो प्रभावी हुआ था 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 2005 से। तो 2005 इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 14 नंबर में। 14 बोरा मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है। तो 14 का यहाँ पे आप लोग देख लें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक से अधिक भी सुटेबल कर रहा है। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक ई भी। तो इस तरह का क्वेश्चन में यही एक दिक्कत होता है कि बीपीएससी के द्वारा क्या माना जाएगा। लेकिन जो इससे पहले देखा गया है कि वो इस तरह के ऑप्शन में उपयुक्त सभी वाले को ये ऑप्शन मानता है। तो ये जो होता है मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जो जारी करता है ये UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, जो कि फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। और पहला बार मानव विकास सूचकांक का जो प्रकाशित हुआ था वो 1990 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था पहली बार। इसमें 3 मुख्य सूचकांक सम्मिलित किया गया है। पहला है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय और तीसरा है साक्षरता दर। तो ये तीनों इसमें शामिल है, मतलब इस सूचकांक में इसी तीनों को देख करके सूचकांक निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। 15 बोरा भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। तो ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, उदारवादिता पे भी था, निजीकरण भी था, वैश्वीकरण भी था। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। और इस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह थे। 16 नंबर पे आइए। 16 नंबर बोला ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है। तो ये ग्रामीण विकास से संबंधित है। ठीक है, ताकि ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार मिले और वहां पे ग्रामीण जो है वो विकास करें। नेक्स्ट आइए 17 नंबर में। 17 नंबर देखिए, यहां पे आपको डेट कंफ्यूज कर दिया होगा। ठीक है, भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी, ये सभी जानते हैं 1948 में, लेकिन यहाँ पे डेट वाइज दे दिया, इसीलिए कहते हैं कि आप लोग डेट वाइज भी एक बार अच्छे से याद रखें इसको। तो भारत में पहली औद्योगिक नीति जो आई थी वो 6 अप्रैल 1948 को आई थी। ऑप्शन सी जो मारे हैं उनका एकदम एक्यूरेट सही है। और 6 अप्रैल 1948 को जो पहली बार औद्योगिक नीति आई थी, तो उस समय तत्कालीन उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और पीएम जो थे वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है ये 18 नंबर में। 18 नंबर बोला मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया है। तो ये कब किया गया है? तो ये 25 सितंबर 2014 को किया गया है। तो ये ऑप्शन सी जो भी मारे होंगे इनका सही है। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में। नबार्ड बोल रहा है, इसका फुल फॉर्म होता है कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य। इनका जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रामीण साख। ठीक है, तो ग्रामीण साख इनका लक्ष्य है। नेक्स्ट है ये 20 नंबर में। 20 नंबर बोल रहा है भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि संबंधित है। तो ये 20 का जो सही हो जाएगा वो आपका 1980 से 1985 हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन बी मारे होंगे छठी पंचवर्षीय योजना, तो ये सही है। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में। 21 बोरा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी 916 बिहार में लिंगानुपात। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में। 22 बोरा की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी पटना। नेक्स्ट आइए 23 नंबर में। ये सब वन लाइनर है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है। ठीक है, ये सब इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। 24 नंबर में आइए।
24 बोल रहा है स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन बी मारे होंगे चार, इनका सही है। कौन कौन सा वो चार है स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में शहरों की संख्या? तो पहला है पटना, दूसरा है मुजफ्फरपुर, तीसरा है बिहार शरीफ, चौथा है भागलपुर। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 25 में 25 नंबर बोल रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति यानी कि पुरुष महिला इसमें सब शामिल है तो कितना है? तो ये हो जाएगा 61.8%। तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है ये 26 नंबर में 26 नंबर बोल रहा है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो ये भी अब बहुत सारे सेट में अब आना ये शुरू हो गया है, तो बहुत सारे लोग इनका सही आंसर जानते होंगे। ठीक है, तो 26 का जो इसका था ऑप्शन डी हो जाएगा, जॉन निकोलसन। ठीक है, और दिल्ली के जो विद्रोही नेता थे 1857 के वो थे बहादुर शाह द्वितीय, और अंग्रेज अधिकारी उस समय थे जॉन निकलसन दिल्ली के। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी जो मारे होंगे उनका ये सही होगा। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में, यहां देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर गए थे, लेकिन ठीक है 27 में बोला दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो अगर हम लोग एक्यूरेट देखें तो देखिए दिल्ली दरबार का आयोजन 3 बार किया गया था। पहला बार किया गया था 1877 ईस्वी में, ठीक है, दूसरी बार किया गया था 1903 में, और तीसरी बार किया गया था 1911 में। तो 1911 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, 1903 में भारत के वायसराय थे लॉर्ड कर्जन, और 1877 के दिल्ली दरबार में उस समय तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लिट्टन। तो यहाँ पे लॉर्ड लिट्टन दिया गया है ऑप्शन बी में, तो यहाँ पे ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, और यहाँ पे दिल्ली दरबार ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा वाला, 1877 वाला, 1903 वाला या 1911 वाला, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड लिट्टन एक था जो दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय था 1877 के समय जो हुआ था। तो ये ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 28 नंबर में 28 बोरा किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो ये था ऑप्शन बी 1833 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 29 में, हाँ 29 में यहां पे है कि इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमती एनी बेसेंट ने 1904 ईस्वी में। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में, यहां पे देखिए 30 सूची का मिलान करना है। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 कौन सी जो घटना है वो किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो इसको मिलाना है। तो यहाँ पे इल्बर्ट बिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इल्बर्ट जो बिल है इसका हो जाएगा लॉर्ड लिप्टन के समय, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उसी तरह द्वितीय अफगान युद्ध ये हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन के समय। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, और प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 1 3 4, तो देख लीजिए 2 1 3 4 ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट आइए 31 नंबर में, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 31 में 31 बोल रहा है कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? ठीक है, तो हसन इमाम संबंधित थे, मौलाना जफर अली खां संबंधित थे, हकीम अजमल खां संबंधित थे, केवल मजरूल हक जो थे वो संबंधित नहीं थे। तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो आप देखिए कि अहरार आंदोलन था क्या। ठीक है, तो अहरार आंदोलन ये जो था ये 1906 ईस्वी में बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों द्वारा इस आंदोलन को प्रारंभ किया गया था, और इसका उद्देश्य था कि मुसलमानों में राष्ट्रीय आंदोलन में सहभागिता बढ़ाया जाए। ठीक है, तो इस वजह से यह आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें कि ये मजरूल हक जो थे नहीं ये बिहार के क्षेत्र के थे, ये पटना के क्षेत्र के थे। नेक्स्ट है ये 32 नंबर में 32 यहां पे देख लीजिए
सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए। ठीक है, यहाँ पे व्यक्ति का नाम है और उनका कार्य क्षेत्र यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि देखिए हम ऑप्शन बता रहे हैं, आप लोग समझिए कि क्या इसमें दिक्कत है। तो कार्यानंद शर्मा का जो हो जाएगा ये मुंगेर हो जाएगा कार्य क्षेत्र, और यदुनंदन शर्मा का हो जाएगा गया, और राहुल संकृतायन का यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राहुल संकृतायन का जो जन्म हुआ था वो यूपी के आजमगढ़ में हुआ था, और इनका जो मृत्यु था ये दार्जिलिंग में हो गया था। लेकिन ये सारण में रह करके किसान आंदोलन से भी जुड़कर काम किए थे, बहुत सालों तक सारण में रहे थे। तो डी का यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है। और बचा यहाँ जमुना काजी, तो एक हिसाब से ये अनवारी कहीं मिल नहीं रहा था, तो जमुना काजी मान लीजिए 3 हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका 1 2 सॉरी 2 1 2 1 2 1 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 3 4 यहाँ पे देख लीजिए। 2 1 तो केवल सी ही में है, लेकिन यहाँ पे 4 3 दिया गया है, जबकि 2 1 3 4 था। ठीक है, 2 1 3 4 होता, तो इसलिए ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, सही मिलान इसमें नहीं है सही से। नेक्स्ट आइए 33 नंबर में। 33 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो सही सुम्मिलित यहां पे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये इंडिया डिवाइडेड लिखे हैं, मोहम्मद अली कॉमरेड लिखे हैं, और सचिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल लिखे हुए हैं। ये इंडियन पीपुल इनका नहीं है। ठीक है, और एस ए डांगे जो है ये नवयुग नहीं लिखे हैं, बल्कि नवयुग जो है वो मुजफ्फर अहमद लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ए और बी दोनों सही सुम्मिलित नहीं, तो ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। एक बार आप लोग चेक करके हमें भी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इंडियन पीपुल का आप लोग का क्या मिल रहा है। इसका आंसर सचिदानंद सिन्हा ये लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे सचिदानंद सिन्हा के लिए, तो लेकिन मैं यहाँ पे ई के साथ जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी देख ले, अगर ई है तो कुछ चांस है कि आप लोग का सही होगा। 34 नंबर में आइए, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे इन बोल रहा है 34 नंबर कि इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे। तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड से यहाँ पे जो संबंधित नहीं थे ये हो जाएगा ऑप्शन डी सुखदेव। जो भी ऑप्शन डी मारे होंगे उनका सही होगा। राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे, अशफाक उल्ला खां शामिल थे, रोशन सिंह शामिल थे। सुखदेव जो थे वो काकोरी ट्रेन डकैती कांड से शामिल नहीं थे। तो सुखदेव किस में शामिल थे? तो ये जो लाहौर कंस्पिरेसी था 1929-30 उसमें शामिल थे। और एक और हैं ये इसमें सुखदेव जो शामिल हुए थे जिनके कारण इनको फांसी दिया गया था, वो था एएसपी यानी कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सॉन्डर्स की हत्या में इनका भी भागीदारी था 1928 में। भगत सिंह और सुखदेव मिलके सॉन्डर्स की हत्या किए थे 1928 में, तो उसमें ये इनको फांसी की सजा दी गई थी। तो ये ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 35 नंबर में बोला निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 में, गांधी में समझौता 1931 सही है, पूना पैक्ट 1932 सही है, चौरा चौरी कांड यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि ये गलत है। चौरा चौरी कांड जो हुआ था वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट आइए 36 नंबर में। 36 नंबर यहां पे है, बोल रहा है बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ। तो ये भी नोट कर लीजिए, ये सब आपका बीपीएससी का जो आगामी 67th बीपीएससी या फिर सीडीपीओ का जो एग्जाम होगा वो सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है। तो आप केवल इसलिए इसे नहीं, इसलिए मत देखिए कि ये तो पंचायत ऑडिटर का एग्जाम था बीपीएससी के द्वारा, ये बीपीएससी के 67th बीपीएससी में ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। यही सब क्वेश्चन आता है जो हार्ड लेवल का रहता है, आप लोग बोलते हैं और गलत कर देते हैं, क्योंकि आप लोग ये पढ़ते ही नहीं है, देखते हैं कि हार्ड है छोड़ दो, नहीं देखना है इसे, और जो इजी रहता है जो सबको ही बनाता है वही आप लोग देखते हैं, यही एक दिक्कत है। तो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, यही वजह है कि आप लोग सभी लोग दें। जो पंचायत ऑडिटर का एग्जाम दिए थे वो भी देखें, और जो नहीं दिए थे वो भी देखें, जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारण। ठीक है, तो सारण जो भी टिक मारे होंगे उनका सही होगा। ये जो सारण क्या था कि फतेह बहादुर शाही जो थे वो हुसेपुर के महाराज थे। तो हुसेपुर वर्तमान गोपालगंज का एक गांव है जो कि सारण क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 36 का सी। नेक्स्ट आइए 37 नंबर में। 37 में बोला कि किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। तो 37 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई 1857 में। अगर एक्यूरेट डेट दे देता तब यहाँ 3 जुलाई आप लोग कर देते। 3 जुलाई 1857 को पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी। नेक्स्ट आइए 38 नंबर में। 38 नंबर बोल रहा है यहाँ पे कि किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई। तो यहाँ पे 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी, 1929 में बिहार किसान सभा की। और 1936 में जो था वो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। तो जो भी यहाँ पे बी ऑप्शन मारे होंगे उनका सही है। ठीक है, नेक्स्ट आइए 39 में। 39 नंबर बोल रहा है कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे इनका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मजरूल हक, जो कि 1921 में इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, 1921 में। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 40 नंबर में। 40 नंबर बोल रहा है बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। तो जो भी बीपीएससी की तैयारी करते हैं कम से कम 1912 1922 तो उनके मुंह पे रहता है। तो 1922 में गया में हुआ था और 1912 में पटना के बांकीपुर क्षेत्र में हुआ था। तो यहाँ पे 1922 पूछा है तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गया में। अब आइए देखिए यहाँ पे मैथ्स है, 10 क्वेश्चन मैथ्स है। ये एकदम बीपीएससी का जो 67th बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है एकदम उसी का एग्जाम पैटर्न फॉलो किया है एकदम। और सेम क्वेश्चन भी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन का लेवल है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का इसमें पूछा गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा। यहाँ पे देखिए अगर बहुत लोग कमेंट कीजिए कि मैथ्स जो है वो मैं इनका जितना 10 क्वेश्चन जो मैथ्स पूछा गया क्या उसका मैं सॉल्यूशन अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूं स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करके। तो अगर आप लोग को सॉल्यूशन चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 को सर्च कीजिए टेलीग्राम पे और खुद से वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए। वैसे मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा टेलीग्राम को, वहाँ से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। तो 2 तरीका है, मैनुअली और ऑटोमेटिक। तो मैनुअली आप लोग सर्च कीजिए confusion9.2.11 और सर्च हो जाइए टेलीग्राम चैनल पे। उस पर आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर मैथ्स सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट कीजिए कि मैथ्स सॉल्यूशन चाहिए, तो हम इसका मैथ्स का सॉल्यूशन सेंड कर देंगे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके सारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए 41 का श्रेणी पूछा है 1 + x² बाई 2 + x³ बाई 6। तो देखिए यहाँ पे 2 × 3। ठीक है, उसके बाद क्या है 2 × 3 है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 × 2 2 × 3 6 × 4 इस तरह से ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे घात देखिए यहाँ पे चर है x का पावर 2 x का पावर 3, यहाँ पे 1 है तो x का पावर इसको 0 भी लिख सकते हैं, x का पावर 1 x का पावर 2 x का पावर 3 x का पावर 4। तो ये एक तरह से चर घातांकी श्रेणी यहाँ पे शब्द से पकड़ में आ जा रहा है कि चर घातांकी श्रेणी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो पकड़ लिए होंगे। 42 नंबर देखिए बहुत ही इजी सारा मैथ्स इसमें पूछा गया था। 10 में आपका 10 आंसर सही होता। ठीक है, कोई इसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा नहीं था, बस देखो और आंसर दो। यहाँ पे बोला cos थीटा = sin थीटा कब होता है। तो cos थीटा = sin थीटा हम लोग जानते हैं कि जब 45 डिग्री थीटा का मान लेंगे तो cos 45 होता है 1/√2 और sin 45 भी होता है 1/√2, यानी कि 45 डिग्री होता। तो यहाँ पे एक π/4 यानी कि पाई का मान 180 होता, बाई 4 करेंगे तो ये 45 डिग्री आ रहा था। तो ऑप्शन सी इसका डायरेक्ट आंसर विदिन सेकेंड यहाँ पे आप लोग मार देते। ठीक है, तो 42 का सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 43 में। यहाँ पे देखिए 43 में जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे उनका सही होगा। एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है, जो भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला होता है, ये आप लोग ध्यान में देखिएगा, NC अगर R है
तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इनटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है, ये एन माइनस आर फैक्टोरियल होगा। तो इसका जो भी क्वेश्चन बोल रहे हैं आप लोग को, अगर मैथ्स का सॉल्यूशन चाहिए तो इसका भी मैं सॉल्व कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा इसको भी उसी तरह बैठाइएगा, तो इसका जो मान होगा 43 का, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 43 का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन बी 4। चार जो भी मार है एकदम 100% सही है। अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो जरूर कमेंट करें कि सर मैथ्स का सॉल्यूशन टेलीग्राम पे भेज दीजिए, मैं 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाकर आप लोग को सेंड कर दूंगा, अगर आप लोग कमेंट करते हैं अच्छे खासे संख्या में तो। लेकिन अगर नहीं तो आप लोग आंसर जान जाएं, इसका 4 सही है तो सही है। ठीक है, इसका आंसर बी इक्वल टू बी वाला होगा ऑप्शन 4। 44 नंबर, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, 5/3x³ प्लस 5/3x माइनस 10/3 इक्वल टू 0 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 1 पुट कर दीजिए। तो 5 बाई तो यहाँ पे ऐसे ही पता चल जा रहा है कि 1 पुट x का वैल्यू 1 पुट करने पे यहाँ 5/3 प्लस 5/3 यानी कि 10/3 हो जाएगा, माइनस 10/3 इक्वल टू 0। तो ऑप्शन डी इसका ऐसे ही हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। 45 भी देखिए, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें भी कोई सॉल्यूशन करना नहीं है इस बार जो है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है मैथ्स का खास करके। यहाँ पे फंक्शन दिया है, एफ फंक्शन है नेचुरल टू नेचुरल नंबर का, और एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे देख लीजिए एफ एक्स फंक्शन दिया गया है 3x प्लस 7। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे परिभाषित होता है तथा g का भी एक फंक्शन है, एन टू एन नेचुरल नंबर बिलोंग्स करता है, और जी एक्स इक्वल टू 5x प्लस 1 से परिभाषित होता है। तो g यहाँ पे g इंटू एफ 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, g है फंक्शन ऑफ 1 का, तो पहले एफ एक्स में 1 x का वैल्यू 1 बैठा देंगे एफ एक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्या हो जाएगा g, और एफ एक्स का वैल्यू पूछ रहा है तो एफ एक्स यहाँ पे 1 कर देंगे, 7 3 10, तो g10 बराबर यानी कि अब यहाँ पे 10 का वैल्यू हो गया, तो 5x के जगह 10 बैठा देंगे, तो 5 इंटू 10 प्लस 1 यानी 50 प्लस 1 इक्वल टू 51। यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा, इसका सही आंसर जो भी बी मारे हैं ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 46। देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, जो भी लॉग का कंसेप्ट जानते होंगे थोड़ा सा भी बेसिक, उनका ये सही होगा। देखिए एक कंसेप्ट है कि अगर लॉग ए प्लस लॉग बी होता है तो इसको कंबाइंड करके हम लोग लॉग सॉरी हाँ, लॉग ए प्लस बी रहता है तो लॉग ए इंटू बी कर देते हैं। ठीक है, कंबाइंड करके। अगर लॉग ए प्लस लॉग बी है तो इसको कंबाइंड करके लॉग ए इंटू बी कर देते हैं, और अगर लॉग ए इंटू बी है तो इसको तोड़ेंगे तो लॉग ए प्लस बी में ये टूटता है। ठीक है, तो यहीं पे आप लोग कर दीजिए। देखिए प्लस में है तो इसको कंबाइन कर दीजिए, तो लॉग यहाँ पे हो जाएगा a बाई बी इंटू बी बाई ए इक्वल टू लॉग ए प्लस बी। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला था, तो यहाँ बी बी कट गया, ए कट गया, तो यहाँ पे लॉग 1 बचा, और यहाँ पे लॉग ए प्लस बी, और दोनों में इक्वल बीच में साइन है यानी कि 1 इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, तो ए प्लस बी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जो भी ऑप्शन बी मारे हैं 46 का ये आंसर सही है। नेक्स्ट आइए 47। देखिए ये भी बहुत इजी है। वह अंक ज्ञात करें जो 15 से गुना करने पर 196 से बढ़ जाता है। तो 14 गुना 14 कर दीजिए, हम लोग जानते हैं 14 का स्क्वायर 196 होता है। ठीक है, उसके बाद 14 गुना 15 कर लीजिए, एक बढ़ा दीजिए, तो 14 गुना 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 210। अब 210 में अगर माइनस 14 कर देंगे तो देखिए 196 आ जाता है, यानी 15 से किसको 14 से गुना करना पड़ेगा, तो ऑप्शन बी जो मारे होंगे उनका ये सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आइए 48 में। 48 भी बहुत इजी है, ये तो एक चर वाला है, यानी 2x माइनस 3y 4x प्लस 3y इक्वल टू 43। इसको आप लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x 4x यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ पे y बराबर -3 आ जाएगा, यानी एक आंसर हो गया। और x y का इसमें पुट कर दीजिए -3, तो x बराबर 11। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 49 नंबर में। देखिए ये भी एकदम इजी दे दिया। ये सब वन लाइनर एकदम मैथ्स दिया गया है, हालांकि इस तरह से मैथ्स इतना इजी आता नहीं है। 2-3 क्वेश्चन तो कम से कम, थोड़ा 10 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन ऐसा रहता है कि थोड़ा सा टफ रहता है। इसमें 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन इसमें इजी दे दिया है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग का 10 में 10 सही होगा। यहाँ पे बोला दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मसा यानी कि HCF 4 है, तो उनका लसा ज्ञात करें। तो यानी कि मसा जब 4 है तो इसका मतलब दो संख्या मेरा कितना होगा, 3 गुना 4 यानी 12, और 4 गुना 4 यानी मसा को सब दोनों में गुना कर दीजिए तो दो संख्या निकल जाएगा मेरा। तो 3 में 4 से गुना कर दिया और 4 को 4 से गुना कर दिए, तो ये हो जाएगा 16, यानी 12 और 16 हो गया। अब इसका एलसीएम निकाल दीजिए, तो एलसीएम कितना, तो 12 गुना 24 बटे 36, 12 चौके 48, यानी 48 एलसीएम इसका आ रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन डी 49 का, यानी कि 48 इसका एलसीएम हो जाएगा। लसा मतलब एलसीएम। नेक्स्ट है ये 50 नंबर में। 50 प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग। तो जो भी अभाज्य संख्या जो जानते हैं कि किसको कहते हैं, वो कंफ्यूजन इसमें नहीं करेंगे। अभाज्य संख्या कहते हैं कि एक से ज्यादा वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक और स्वयं से के अलावा किसी और से नहीं कटती हों। एक से ज्यादा वैसी प्राकृतिक संख्याएं जो स्वयं से और एक से केवल कटती हों और बाकी किसी संख्या से नहीं कटती है। तो अब यहां पे देखिए एक से ज्यादा, तो देखिए 2 जो है केवल एक और स्वयं से कट रहा है, प्लस उसके बाद 3 है जो स्वयं और एक से कट रहा है, उसके बाद +5 कर दीजिए जो स्वयं और एक से कट रहा है। उसी तरफ 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 11 हो जाएगा, उसके बाद 13 हो जाएगा, और उसके बाद 17 हो जाएगा, उसके बाद 19 हो जाएगा। इस सब को जोड़िएगा तो ऑप्शन बी आ जाएगा 77। बहुत सारे लोग एक से शुरू किए होंगे, जो कि गलती है। यहाँ पे 2 से होता है शुरू अभाज्य संख्या। तो ऑप्शन बी इसका सही है। अब आइए यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन आ गया है। तो 51 देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन। हीरे की चमक का कारण, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसको हिंदी में बोलते हैं। नेक्स्ट आइए 52 में। यहां पे देख लीजिए, बुरा एक लड़के का दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है और वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है। अपना सीधा यानी कि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है। और जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है, तो यह उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन बी जो भी मारे होंगे उनका सही होगा। 53 में आइए। 53 बोला कोहरे में हम देख नहीं सकते क्योंकि, तो ऑप्शन डी जो भी मारे होंगे इनका सही है। कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाती है, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, इस वजह से कोहरे में हम देख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट आइए 54 में। 50 बोरा की सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। क्यों, तो उच्च वोल्टता पे क्यों, क्योंकि पावर लॉस को कम किया जा सके। तो पावर लॉस इसको हिंदी में शक्ति क्षय भी बोलते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। शक्ति क्षय को कम करने हेतु हम लोग क्या करते हैं कि सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित करते हैं, इससे पावर लॉस कम होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 55 में। बोरा एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। तो धारा किस पर निर्भर नहीं करती, पहले हम लोग समझ रहे हैं कि फ्यूज तार की धारा क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो तार की आकार पे, जिसमें कि लंबाई शामिल हो जाएगा, परिधि शामिल हो जाएगा, और तार के पदार्थ यानी तार किस प्रकार के पदार्थ का बना हुआ है, तो इन तीनों पर निर्भर करता है। तार का पूछ रहा है धारा क्षमता, तो तार का इसमें प्रवाहित धारा पर ये हो जाएगा, इसका इस पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि ये तो तार का तो ये प्रॉपर्टीज नहीं है, ठीक है। ये तो बाहरी है कि चलो हम तार में जो करंट दे रहे हैं, कितना करंट दे रहे हैं, 6 एम्पियर दे रहे हैं, 7 एम्पियर दे रहे हैं, तो ये इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी जो मारे होंगे इनका सही होगा। 56 में आइए। 56 बोला तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि,
तो तापमान बढ़ाने पर वैद्युत चालकता क्यों घटती है? क्योंकि उच्च तापमान पर धातु के जो परमाणु है वो अधिक कंपन करने लगते हैं, इस वजह से उनका वैद्युत चालकता थोड़ा घट जाता है, यूनिफॉर्म नहीं रह पाता। 57 में आइए, बोरा सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब, तो जब चुंबकीय पदार्थ को गर्म किए जाते हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। गर्म करने पर चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण को खो देते हैं। 58 में आइए, यहाँ पे 58 भी थोड़ा सा आप लोग देखे होंगे तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा इजी है। तो 58 में यहाँ पे बोला कि तप्त तार अमीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है? यहाँ पे तप्त तार बोला गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा केवल एसी के लिए, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट के लिए। और यहाँ पे तप्त तार अमीटर से क्या मेजर करते हैं? तो यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का जो होता है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे करंट का हम लोग निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू। आई यहाँ पे आरएमएस वैल्यू ऐसे इसका सिंबल होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी करंट जो इसमें निकालते हैं वो हम लोग एसी का केवल निकालते हैं, और एसी का ही जो होता है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे हम लोग करंट का निकालते हैं। तो ये ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। 59 देखिए, ये तो आप लोग का सही होगा। फोटोन क्या है? तो प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आइए 60 नंबर में, यहां पे देखिए बोरा रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन है? तो यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्यूटेरियम। अब क्यों होगा ड्यूटेरियम? तो देखिए यहां पे ये सब हाइड्रोजन का आइसोटॉप है। ठीक है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, यानी कि इसमें देखिए हाइड्रोजन का क्या होगा, यहाँ पे 1H1, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक परमाणु होता है और न्यूट्रॉन जीरो होता है, यानी कि इसमें न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता है। आइसोटॉप में क्या होता है कि प्रोटॉन जो है वो सेम होता है, न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। ड्यूटेरियम में क्या होता है कि इसका 2H1 होता है ड्यूटेरियम का। इसमें क्या हो गया कि एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन होता है ड्यूटेरियम में। और उसी तरह ट्राइटियम का बात करें तो 3H1 होता है, यानी कि एक प्रोटॉन और यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन होता है ट्राइटियम में। तो यहाँ पे रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला ऑप्शन बी है। 61 नंबर देखिए, भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो 61 का जो भी ऑप्शन डी मारे होंगे, इल्मेनाइट इनका सही होगा। इल्मेनाइट का क्या होता है फॉर्मूला? तो यहाँ रासायनिक फार्मूला तो Fe, ठीक है, FeTiO3। तो यहाँ पे टाइटेनियम हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी इसका सही है, इल्मेनाइट का। नेक्स्ट आइए 62 नंबर में, बोल रहा है कि किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है? तो यहाँ पे जाइमेज हो जाएगा। जो ऑप्शन बी मारे होंगे उनका यहाँ पे ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट आइए 63 में, 63 नंबर बोल रहा है कि जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो जिलेटिन का इसका जो उपयोग होता है ये ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलाइडो को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में, यानी पूरी तरह से ये क्रिस्टल नहीं बने। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 64 में आइए, निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? तो यहां पे देखिए दूध तो कोलाइड सोल्यूशन है, रक्त भी है कोलाइड, घी भी है कोलाइड, मक्खन भी है कोलाइड। ठीक है, मक्खन जेल कोलाइड है लेकिन कोलाइड का ही प्रकार है। तो इसमें से सभी कोलाइड हैं और पूछ रहा है कि कौन कोलाइड नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। तो जो भी ऑप्शन ई मारे होंगे उनका सही है। नेक्स्ट आइए 65 नंबर, दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है, ये गैसें कौन सी हैं? तो ये NH3 और HCl, यानी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन डी ये गैस हो जाएगा। ऑप्शन डी जो मारे होंगे वो सही होगा। नेक्स्ट आइए 66 नंबर में, 62 यहां पे देख लीजिए, सॉरी 66 बोल रहा है निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे अधिक होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा H2O का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वहीं H2S का बात करें
तो इसका बॉइलिंग पॉइंट -60 डिग्री होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट नहीं बोल रहे हैं। और H2AC का हो जाएगा -41.25 डिग्री सेंटीग्रेड, और H2TA का हो जाता है -2.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब बॉइलिंग पॉइंट इसका है। तो सबसे ज्यादा स्वाभाविक है 100 प्लस में है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन ए जो हमारे होंगे इनका सही होगा। 67 आइए, कीटाणुनाशक गैमेक्सिन यहाँ पे दे दिया गया है, निम्न में से किस पर आधारित है? तो गैमेक्सिन हम लोग जानते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो हमारे होंगे वो सही होगा। 68 आइए, कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? तो विंटर ग्रीन तेल कहलाता है तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, मेथिल सैलिसिलेट। जो भी मेथिल सैलिसिलेट हमारे होंगे ये सही है। जनरली विंटर ग्रीन जो तेल होता है वो दर्द निवारक तेल के रूप में भी यूज किया जाता है, जो कि एक पौधे से निकाला जाता है। नेक्स्ट आइए अब 69 में। बोल रहा है यहाँ पे यूरिया की पहचान की जा सकती है। तो 69 का यहाँ पे है यूरिया की पहचान, ऑप्शन ए हो जाएगा, बायूरेट परीक्षण के द्वारा ये पहचान इसकी की जा सकती है। तो जो भी ऑप्शन ए मारे होंगे ये सही है। 70 नंबर पे आइए, आज का सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। तो प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे कहीं कहीं ऑप्शन ए दिया गया है साइक्लोडेक्स्ट्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार ये आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, साइक्लोडेक्स्ट्रीन इसका सही आंसर है। मैं इसके साथ जा रहा हूं ऑप्शन ए के साथ। 71 नंबर, ये तो देख लिए, नाम से ही पकड़ में आ गया। थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है। तो थैलीसीमिया रक्त को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन ए जो हमारे होंगे इनका सही होगा। नेक्स्ट आइए 72 नंबर में, बोल रहा है कि एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है। तो इसका हो जाएगा 72 का ऑप्शन ए। ठीक है, ट्रॉफिक प्रकार की। तो जो भी ऑप्शन ए मारे होंगे इनका ये सही होगा। नेक्स्ट आइए 73 नंबर में, बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु है? सत्य उभयचर जंतु नहीं है। तो कछुआ तो उभयचर है, मेढक भी उभयचर है, टोड उभयचर, सैलोमेंडर उभयचर। तो ऑप्शन ई इसका ज्यादा सुटेबल कर रहा है। थोड़ा सा सैलामेंडर का एक बार देख लीजिएगा, टोड एक बार देख लीजिएगा। ये दोनों थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन ये ऑप्शन ई के साथ मैं जाऊंगा कि उभयचर जंतु नहीं है। ठीक है, तो यहां पे एक बार आप लोग देख लीजिएगा 73 का। तो ऐसे ये अंदाजा लग गया था कि ऑप्शन ई इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 74 नंबर में। 74 नंबर बोल रहे निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है? तो इसका तो पता चल गया होगा, ऑप्शन सी हाइड्रा। ऑप्शन सी जो हाइड्रा मारे होंगे ये इनका सही होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है कि रक्त नहीं होता परंतु फिर भी यह श्वसन करता है। नेक्स्ट आइए 75 नंबर में। 75 नंबर होता है, दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? हम लोग देखते हैं कि दीमक जो होता है वो लकड़ी पे ज्यादा लगता है, और लकड़ी में सेलुलोज की मात्रा को ये खाकर जिंदा रहता है। तो उसको पचाने के लिए इसके आंत में प्रोटोजोआ एक प्रकार का होता है, एक किस्म का। तो प्रोटोजोआ इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो मारे होंगे उनका ये 100% सही है, प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ दीमक की आंत में पाया जाता है, जो कि पेड़ के सेलुलोज को पचा देता है आसानी से। 76 नंबर आइए। 76 बोरा, पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करता है? यहाँ पे दिया गया है पक्षी। उसी तरह पेड़ पौधे पूछेगा, मनुष्य पूछेगा, तो सबके लिए अलग तरीके का है। तो पक्षी का यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरिक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे यूरिक एसिड इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी जो हमारे होंगे उनका सही होगा। नेक्स्ट आइए 77 में। 77 इसका बोल रहा है कि नारियल के फलों का फैलाव होता है। तो नारियल के फलों का फैलाव यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर मुझे नहीं पता चल पा रहा है, तो 77 नंबर को मैं छोड़ दे रहा हूं आप लोग पे, आप लोग इसे डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आइए 78 पे।
78 बोल रहा है द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तो ये हो जाएगा संपार्श्विक, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 79 आइए, 79 बोल रहा है कि क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है। तो यहां पे ऑप्शन डी हो जाएगा, लौ रहित माध्यम में जब इसको उपजाया जाता है तो ये क्लोरोसिस उत्पन्न होता है पौधों में, ठीक है। तो 79 का जो भी डी मारे होंगे उनका सही होगा। नेक्स्ट आइए 80 नंबर में, निम्न में से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो यहां पे ऑप्शन बी हो जाएगा प्लाज्मिड, न कि प्लास्टिड। ये प्लाज्मिड, जो भी ऑप्शन बी मारे होंगे उनका सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे पार्ट 1 में हम 80 क्वेश्चन का पूरा एक्सप्लेनेशन किए गए हैं। अगर 1000 से ज़्यादा व्यूज़ इस वीडियो पे आता है तो इसका पार्ट 2 जल्द से 81 से 150 के बीच में हम करते हैं, अगर 1000 व्यूज़ आ जाता है। और एक चीज़ और बोल दिए हैं कि आप लोग इसका पीडीएफ जो लोग नहीं देखे होंगे उनका मैं टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ भेज दिया गया है क्वेश्चन का। और अगर आपको मैथ्स का सॉल्यूशन चाहिए तो मैथ्स का आप लोग कमेंट करें कि सर मैथ्स का सॉल्यूशन टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए, तो स्टेप बाय स्टेप 10 क्वेश्चन का मैं सॉल्व करके वो टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आप लोग अच्छी खासी संख्या में कमेंट करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि 1000 व्यूज़ जाता है या नहीं जाता है। अगर चला जाएगा तो इसका पार्ट 2 मैं जल्दी रिलीज कर दूंगा। तब तक आप इस वीडियो को 80 तक देख लें और अपना मैच कर लें कि कितना आपका इसमें सही हुआ है, ठीक है। और ये 67th बीपीएससी का एक ट्रेलर है, देख लें। इसी तरह से आपको इसकी तैयारी करना है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जाएं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम चैनल confusion9.2.11 को भी ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो, धन्यवाद। देख लीजिए यहाँ पे और भी है, 80 से लेके है पूरा। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, करंट का भी क्वेश्चन दिया गया है, बिहार से भी संबंधित बहुत क्वेश्चन है, विविध भी बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन है। तो बहुत क्वेश्चन का अच्छा यहाँ पे कलेक्शन दिया गया है, ठीक है। तो जरूर से आप लोग जल्दी से देखें, 1000 व्यूज जल्दी कंप्लीट करें, ताकि मैं इसका नेक्स्ट जो पार्ट है पूरे इसमें कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन का लेवल है इसका और बहुत ही बेहतरीन मुझे लगा है ये सेट। तो चलिए यहीं इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पार्ट 2 जल्द ही 1000 व्यूज़ होने पे जल्द ही रिलीज कर दिया जाएगा।